हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 15। ये इस सीरीज का सेट नंबर 15 है। इसमें भी हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे। कुछ सवाल न्यूमेरिकल के हैं, कुछ सवाल थ्योरेटिकल हैं और हर एक सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। हर एक सवाल जब आपके सामने स्क्रीन पर आए तो उसे आप पहले खुद से बनाएं और आखिरी में जा करके कमेंट जरूर करें कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 25 में से आपने कितने प्रश्न खुद से बनाए हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपके द्वारा दिए गए लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक मार दो। डिसलाइक मारने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिसलाइक के नंबर्स दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने संतुष्टि के लिए आप डिसलाइक जरूर मारो अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो। लेकिन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप में से बहुत सारे ये कमेंट करते हैं कि एनसीईआरटी करवा दीजिए। एनसीईआरटी क्लास 9th एंड क्लास 10th करवा दीजिए। देखिए एनसीईआरटी 9th एंड 10th 100% बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया हुआ है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के जो दिए हुए हैं वहाँ से मैंने प्रश्न को करवाया हुआ है। ऑलरेडी मैंने करवा दिया हुआ है, 100% कंप्लीट करवा दिया हुआ है। 1 साल पहले ही, 1 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो आप उसको जा करके देखिए। अलग से एक प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी नाम से, उसमें 75 वीडियोज़ हैं, 75 वीडियोज़ है टोटल, जिसमें मैंने 9th और 10th को अच्छे से कंप्लीट करा है। बायो का मैंने 12th तक कंप्लीट किया हुआ है, 9th से लेकर के 12th तक। 11th 12th का सिर्फ वही पोर्शन मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है बायो के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी 9th और 10th 100% कंप्लीट है, क्योंकि 11th 12th में जो कंटेंट है वो काफ़ी हाई लेवल का है। हर कुछ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी ज़रूरी है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करवाया हुआ है। तो इस 75 वीडियोज़ के साथ आप एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। केमिस्ट्री के लिए मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें कि 32 वीडियोज़ हैं, 32 वीडियोज़ हैं। 32 वीडियो है। केमिस्ट्री वीडियोज़ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें 32 वीडियो हैं। केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए इससे भी आपको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जो केमिस्ट्री है 9th एंड 10th, उसके अलावा इस 32 वीडियो को भी देखना होगा, तब जाकर के आपका केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट होगा। तो केमिस्ट्री के लिए आप इस 32 वीडियो को भी देखें और साथ में जो 9th एंड 10th के अंदर मैंने करवाया हुआ है एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में, उसे भी देखें, तब जाकर के अच्छे से कंप्लीट होगा केमिस्ट्री। उसके बाद जो फिजिक्स है उसके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो 9th एंड 10th से ही आते हैं। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं इस सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद बहुत सारे बोलते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में, उन सबको करवाइए। वो सारे मैंने करवा दिए हुए हैं। ग्रुप डी 2018 में, एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में, आरआरबी जेई 2019 में, एनटीपीसी 2021 में, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हुए हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, अब जाकर के उसे देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं वो सारे ऑलरेडी कंप्लीट हैं। अब जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करें, हर एक प्लेलिस्ट को देखें आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है? किस प्लांट का नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा। आलू का ये वैज्ञानिक नाम है। प्लांट के अंदर कई सारे फैमिली है, जिसमें से एक फैमिली है सोलेनेसी। एक फैमिली है सोलेनेसी, इसी को हम लोग पोटैटो फैमिली बोलते हैं, आलू वाला कुल बोलते हैं, आलू वाला परिवार। इसमें देखो कौन कौन से मेंबर्स हैं। आलू है, बैंगन है, लाल मिर्च है, टमाटर है, धतूरा है, तंबाकू है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए इस फैमिली के अंदर। इधर है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम में चाहो तो आप कंजूसी कर सकते हो। ऊपर वाले दो आप अच्छे से याद रखें, आलू और बैंगन, इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं नाम। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम मेलेंजिना, ये दोनों जो है एक ही जीनस के हैं, एक ही वंश के हैं। आलू और बैंगन एक ही वंश के अलग अलग प्रजातियां हैं ये दोनों। तो आलू का है सोलेनम ट्यूबेरोसम और बैंगन का है सोलेनम मेलेंजिना। ये दोनों कम से कम आप अच्छे से याद रखो। अगर आप इन सब याद रख पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के ये दोनों याद रखो, लेकिन ये सारे मेंबर्स आपको याद होने चाहिए सोलेनेसी फैमिली के अंदर। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इसी सीरीज के अंदर मैंने बहुत सारे वैज्ञानिक नाम आपको करवाए हैं, ये सारे करवाए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप इन सब को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप याद कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है जिस हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो 2.4 है, 2.4 है। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें उसकी चाल क्या है, प्रकाश की चाल क्या है हीरे में? तो म्यू इज इक्वल टू C/V है। C है वायु में, या फिर बोल दो निर्वात में प्रकाश की चाल।
v है माध्यम में प्रकाश की चाल और यह है माध्यम का अपवर्तनांक। हमें माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए और माध्यम हमारे पास हीरा है, डायमंड है, तो ये c/μ, c है 3 × 10⁸, म्यू है 2.4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या इस सवाल का आंसर आप खुद से निकाल पाए थे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, एक्सियल बोन नहीं है? हमारे बॉडी के अंदर, एक एडल्ट बॉडी के अंदर 206 हड्डियां हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक्सियल स्केलेटन, इसमें 80 हड्डियां हैं, इसी की हड्डी को हम लोग एक्सियल बोन बोल देते हैं। और 126 हड्डियां जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बोलते हैं। ये सारे 80 हड्डियां मिल करके अक्षीय कंकाल बनाते हैं और ये सारे 126 मिल करके अनुबंधीय कंकाल बनाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो 80 हड्डियां हैं इसमें देखो कौन कौन से हड्डियां आती हैं। अस्कल जो है इसमें है 22 हड्डियां। इस 22 को भी आप बांट सकते हो 14 + 8 में। ये 14 है फेस की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, और 8 है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स ऊपर माथे वाली जो हड्डी है जो मिल करके क्रेनियम का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखो दोनों कान मिलाकर के 6 हड्डियां हैं। उसके बाद ये हायोड बोन, ये संख्या में 1 है। जो पसलियां हैं वो संख्या में 24 है। ये बीच में एक स्टर्नम है। और उसके बाद ये वर्टेब्रल कॉलम जिसे हम लोग बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, इसमें 26 हड्डियां हैं। तो ये 26 मिला दो, ये 24 मिला दो, ये 22 मिला दो, उसके बाद ये 1 मिला दो और ये 6 मिला दो। टोटल आप जोड़ोगे ना तो 80 हड्डियां आती है। यही है एक्सियल बोन्स। तो इसमें क्रेनियम आंसर नहीं है, हमसे पूछा कौन नहीं है, मेरुदंड नहीं है, पसली नहीं है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 126 हड्डियां हैं ये मिलकर के अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। इसमें देखो दोनों हाथ मिला दो तो 60 हड्डियां हैं, यानी हर एक हाथ में 30 हड्डियां हैं। दोनों पैर मिला दो तो हर एक पैर में 30-30 हड्डियां हैं। उसके बाद जो कंधे की हड्डियां हैं वो संख्या में 4 हैं। जो कंधे की हड्डियां हैं उसमें टोटल 4 हड्डियां हैं। ये 60, ये 60, कंधे की 4 हड्डियां। उसके बाद शोनी मेखला, पेक्टोरल गडल, हर एक पेक्टोरल गडल जो है 3 हड्डियों के फ्यूजन से बना हुआ है, लेकिन हम उसे एक ही मानते हैं, उस 3 को मिलाकर के एक मानते हैं। प्यूबिस, इलियम, इस्कियम, ये 3 फ्यूज होकर के एक पेक्टोरल गडल, एक शोनी मेखला का निर्माण करती है। तो ये संख्या में टोटल 2, एक ये और एक ये। इसको आप काउंट करो, 60 60 120 + 4 124 + 2 126। एक 1500 किलोग्राम भार वाली कार के संवेग में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है? संवेग में परिवर्तन पूछा है। संवेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कैसे लिखेंगे? जो द्रव्यमान है और गुने में जो अंतिम वेग है, माइनस जो द्रव्यमान है और जो प्रारंभिक वेग था। यहाँ से हम द्रव्यमान को कॉमन लेते हैं तो v माइनस में u। अब यहाँ पर देखो द्रव्यमान है 1500 किलोग्राम, v हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम क्या करेंगे, इस 72 को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 4 = 72, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हमें आंसर एसआई मात्रक में चाहिए तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस इस 36 को भी चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड एसआई मात्रक में होगा। तो यहाँ से 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर होगा, 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो संवेग में परिवर्तन बराबर m × में v माइनस में u। चालक की चालकता निर्भर करती है, चालक की चालकता निर्भर करती है। एक आपने सुना है प्रतिरोधकता, ये है चालकता। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, और ये है कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है ना ये उल्टा होती है किसके? रेजिस्टिविटी के। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, ये उल्टा होती है रेजिस्टिविटी के। ये आप याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये चर्चा किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल, ऑफ वायर बोल दो या फिर कंडक्टर बोल दो। जो चालक है वो जिस पदार्थ से बना हुआ है उसके प्रकृति पर ये प्रतिरोधकता निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चालकता है वो भी इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है।
तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है ये बढ़ती है, इसका मतलब ये है जो कंडक्टिविटी है ये घटती है। ये है कंडक्टर के लिए, चालक के लिए। अगर आपसे सेमी कंडक्टर के बारे में बोले तो ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर चर्चा किया हुआ है अच्छे से। एक आदमी 500 ग्राम वजन वाली गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंकता है। इसका प्रारंभिक संवेग क्या है? प्रारंभिक संवेग चाहिए हमें, यानी कि द्रव्यमान गुने में प्रारंभिक वेग। देखो द्रव्यमान 500 ग्राम है तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान में रखें, एसआई मात्रक में आपको वैल्यू निकालना है। यू प्रारंभिक वेग है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। ऊपर भी 3 जीरो, नीचे भी 3 जीरो, खत्म, सब के सब जीरो खत्म। 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखो सेम सवाल है, जो गेंद है उसकी वजन है 500 ग्राम, प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इस बार क्या है, हमें संवेग तो पूछा गया लेकिन उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद। अब जानते हो अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो एक हाइट पे जाने के बाद वो वस्तु जो है वो रुक जाती है, वो वस्तु रुक जाती है, यानी कि जो अंतिम वेग वो जीरो हो जाता है। अगर वेग ही जीरो हो गया तो संवेग भी जीरो, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग, वेग अगर जीरो तो संवेग भी जीरो, तो आंसर हमारा जीरो। किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर लंबवत फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकेंगे, वर्टिकली हम थ्रो करेंगे ऊपर की ओर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो। दो कंडक्टरों का प्रतिरोध 1:4 के अनुपात में है। समानांतर में जोड़ने पर उनका समकक्ष प्रतिरोध, समकक्ष का मतलब समतुल्य प्रतिरोध, 4 ओम है। यहाँ पर ओम छूट गया हुआ है, लिख लेना। दो कंडक्टरों का प्रतिरोध ओम में है। हमारे पास दो कंडक्टर हैं, मान लो एक का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है। ये हमें दिया गया है कि 1/4 है। साथ में हमें ये भी दिया गया है कि जो R इक्विवेलेंट है, जब हम इस दोनों को समानांतर क्रम में लगाएंगे तो जो R इक्विवेलेंट आएगा समतुल्य प्रतिरोध वो 4 ओम आएगा। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो R1 है वो X है, तो R2 हमारा 4X हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को लगा दें समानांतर श्रेणी में तो इसका जो R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकल करके आएगा वो R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद देखो जो R इक्विवेलेंट है ये 4 ओम है। यहाँ पर R1 का मान X, R2 का मान 4X जो हमने माना हुआ है, नीचे में X प्लस 4X, तो यहाँ से ये आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर ये 5x, इस x से ये स्क्वायर खत्म, तो 4x इज इक्वल टू 20, यहाँ से x इज इक्वल टू 20/4 यानी कि 5। x का मान हम यहाँ पर डालेंगे, ये 5 ओम हो जाएगा और यहाँ पर ये 20 ओम हो जाएगा। तो आंसर हमारा 5 और 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, C2H6 क्या है? C2H6 क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये है CnH2n+2, जितने कार्बन उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो ये जो है ये सामान्य सूत्र है एल्केन का, एल्केन का। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है एल्केन, सॉरी ये है इथेन। इथेन जो है एल्केन का दूसरा मेंबर है। तो जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो है HCl। बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6। ये याद रखिएगा। जो इसकी संरचना है वो है ये इसकी संरचना है। टोल्यून की जो संरचना है वो भी बहुत आसान है। आप बेंजीन रिंग बनाओ ऐसे और यहाँ पर CH3 लगा दो, ये है टोल्यून, ये है बेंजीन। और अगर आप इस बेंजीन रिंग पर OH लगा दो ऐसे तो ये है फेनॉल। अगर आप इस OH के स्थान पर, मतलब कि इसी बेंजीन रिंग पर अगर आप यहाँ पर COOH लगा दो तो ये है बेंजोइक एसिड। यदि प्रति सेकंड 25 ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है तो हर्ट्ज में आवृत्ति क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 1 सेकंड में जितने बार कंपन हो, 1 सेकंड में जितने बार दोलन हो, या 1 सेकंड में जितने बार ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो वही आवृत्ति कहलाती है। तो 25 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में 25 ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही है, तो 25 हर्ट्ज।
चुंबकीय क्षेत्र को किसमें व्यक्त किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? अब ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई मात्रक वेबर है। आपसे पूछ दे मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इनमें से किसी का भी एसआई मात्रक पूछ दे, आंसर आपका टेस्ला होगा। अगर आपसे पूछ दे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यह है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता, तो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। हमारा आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अब आपके पास ये एक रासायनिक सूत्र है, इसमें कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? हमारे पास एक अणु है और वो है ये COCl3 6H2O। ये एक अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें कौन कौन से तत्व है ये बता दो। कोबाल्ट है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कोबाल्ट के देखो यहाँ पर एक परमाणु है, क्लोरीन के साथ नीचे में देखो 3 है, तो ये 3 परमाणु है। अब यहाँ आ जाओ, ये जो 6H2 है इसका मतलब है 6 इंटू में H2O, इसका मतलब में ये है। तो हम इस 6 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन बाहर में 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि 6 दूनी में 12। यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल 12 है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 6 गुने में 1 6 हो जाएगा। ऐसे आप परमाणु की संख्या निकालेंगे। टोटल जोड़ो, 1 और 3 4, 12 और 4 16, 16 और 6 22 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। एक रेखीय धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार पता लगाया कि जब हम किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाह करवाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है? कौन से वैज्ञानिक थे वो? ऑर्स्टेड थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इसे। जो ऑर्स्टेड थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार पता लगाया कि विद्युत धारा के प्रवाह होने से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब सवाल ये बोल रहा है कि एक रेखीय धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है एम्पियर नहीं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये जो राइट हैंड थंब रूल है, इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बहुत ही आसान है। जिस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है उस दिशा में अंगूठा रखना है, पकड़ना है दाहिने हाथ से, जैसे आप यहाँ पर देखो दिखाया गया है, पकड़ना है दाहिने हाथ से। अंगूठा उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। उसके बाद जो उंगलियां होंगी, जो कर्व्ड होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे आप यहाँ पर देखो दिखलाया गया है, ऊपर के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, हमने पकड़ा, जो उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी हुई है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंगब्रांड द्वारा की गई थी? यह तत्व है फास्फोरस सबसे पहले 1669 में जर्मनी के हैम्बर्ग में हनिंगब्रांड द्वारा बनाया गया था। जब उन्होंने मूत्र को वाष्पित किया, जो अवशेष बचा उसे लाल गर्म होने तक गर्म किया तो चमकता हुआ फास्फोरस वाष्प निकला। वो जो वाष्प था वापस से उसको उन्होंने संघनित किया, पानी के नीचे संघनित किया। 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक 200 किलोग्राम पानी उठाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये ज़मीन है, ये पानी है, मान लो इसमें पानी है, टोटल 200 केजी है। इसको 6 मीटर तक उठा करके लेकर के जाना है, हाइट है 6 मीटर, यहाँ तक उठा करके लेकर के जाना है यहाँ तक। तो कार्य की गणना कीजिए। देखिए, ज़मीन पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, आप उसको उठाना चाहते हैं तो बल लगाना पड़ेगा। बल कितना लगाना पड़ेगा? भार के बराबर। तो ये याद रखिएगा, किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध उठाने में लगाया गया बल वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार के बराबर जो है हम बल लगाते हैं, हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हम लोग मानकर चलते हैं कि भार के बराबर हम लोगों ने बल लगाया है, और उस बल के द्वारा किया गया कार्य mgh होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मैंने लिख दिया है जानबूझ करके, है तो बहुत ही आसान, ताकि आप और अच्छे से ध्यान में रखें। तो हमसे किया गया कार्य पूछा है, किया गया कार्य यहाँ पर mgh हो जाएगा।
आप बोलेंगे कि mgh तो स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आप सही सोच रहे हैं। जब पानी इस हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। ये स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आई? जो हमने कार्य किया उठाने में, वही कार्य जो है अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित हो चुका है इस पानी में, इस हाइट पर। तो आप चाहे जैसे सोच लो, आंसर एक ही आएगा। द्रव्यमान है 200 किलोग्राम एसआई मात्रक में है। जी का मान हमें 10 लेना है। एच का मान एसआई मात्रक में 6 मीटर है, तो 6 दूनी में 12, उसके बाद 3 जीरो, 12,000 जूल। 12,000 जूल। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो हमारे पास है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड रे, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। GXUVIMR, इसे आप ध्यान में रखिए। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। जब हम जाते हैं गामा रे से रेडियो वेव की तरफ, तो याद रखिएगा जो एनर्जी है ये घटती चली जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रे के पास है। अगर एनर्जी घट रही है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसके पास है? सबसे कम है गामा रे के पास। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। जो परमाणु संख्या है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होती है, तो ये भी आंसर नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या बदलेंगे तो प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। तो अगर प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं तो एटॉमिक नंबर में, परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। यह है 1H1, 1H2, 1H3। ऊपर में है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर ये होती है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, या फिर बोल दो परमाणु संख्या। नीचे वाली संख्या परमाणु संख्या है। ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को माइनस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो ये सारे क्या है? समस्थानिक है। समय देखो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं, इसमें ये जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी है। ये जो ड्यूटेरियम है इसी को हम लोग भारी हाइड्रोजन बोलते हैं, और DTO को हम लोग भारी जल बोलते हैं। 16 ग्राम मीथेन गैस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है। हमारे पास क्या है? मीथेन है, हमारे पास मीथेन है CH4। अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल देखें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 4 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमसे दिया गया है 16 ग्राम मीथेन गैस है। अगर हमें ये मालूम चल जाए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो हम पता कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ भागेंगे? जब भी आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हो, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, पहले भागेंगे मोल के पास कि मोल भैया मॉलिक्यूल्स बता दो कि कितने हैं। कैसे निकालेंगे? 16 जो द्रव्यमान हमें दिया हुआ है बट्टे में मोलर मास। मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो पहले आप मॉलिक्यूलर मास बताओ। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 4 है तो 16 मॉलिक्यूलर मास है। इसी में हम ग्राम लगा देंगे तो 16 मोलर मास हो जाएगा, यानी कि 1 मोल है हमारे पास। तो आप जानते ही हो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हम तो जानते ही हैं कि एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.22 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? ये फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस बनती है ना, ये ऑक्सीजन आती है वाटर से। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पानी से मतलब अगर फोटोसिंथेसिस में वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिस भी फोटोसिंथेसिस में वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वहाँ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है। धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, तो धातु M के फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? हमारे पास एक धातु है, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। हमसे पूछा है कि इसके फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? फॉस्फेट आयन
PO4 3 माइनस होता है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, PO4 3 माइनस। अब जो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, यहाँ पर M के बगल में, M के नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और ये सूत्र आया कैसे होगा, हम लोग कैसे लिखते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। M की वैलेंसी यहाँ पर 3 रही होगी, Cl की वैलेंसी यहाँ पर 1 रही होगी, फिर इसको हम क्रॉस ओवर किए होंगे, क्रिस क्रॉस किए होंगे, और यहाँ से फॉर्मूला निकल करके आया होगा M1Cl3, ऐसे ही बना होगा। जिसके बगल में जो संख्या दिख रही है एक्चुअल में वो उसकी वैलेंसी नहीं है, उसके बगल वाले की वैलेंसी है। ये M1Cl3 है, यहाँ जो 1 यहाँ पर दिख रहा है ये एक्चुअल में M की वैलेंसी नहीं है, ये Cl की वैलेंसी है, और जो Cl के नीचे में है वो Cl की वैलेंसी नहीं है, M की वैलेंसी है। ऐसे आपको ध्यान में रखना। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। जिसके बगल में जो संख्या दिख रही है वो उसकी वैलेंसी नहीं है, उसके बगल वाले की वैलेंसी है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि जो M की वैलेंसी है वो कितनी है, वो 3 है। जो M की वैलेंसी है वो 3 है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए या तो हमें वैलेंसी पता होना चाहिए या फिर हमें चार्ज पता होना चाहिए कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो M के लिए वैलेंसी हम जान चुके हैं 3 है। उसके बाद हमें फॉस्फेट का सूत्र चाहिए, तो PO4 3 माइनस, देखो ये चार्ज पता है ना, तो ये चार्ज आप नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद कर दो क्रिस क्रॉस यहाँ पर, तो M3PO4 का यहाँ पर होल थ्राइस। अब यहाँ पर देखो 3 और 3 ये दोनों सेम सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF लेंगे। सेम रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्या करना है, HCF लेना है। जो HCF आएगा उससे भाग लगा देना है सब में, 3 3 का HCF 3 ही आएगा, फिर उस 3 से हम भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो M, और यहाँ पर बचेगा केवल PO4, तो MPO4 ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या सबसे अधिक है। अब फिर से आपको मॉलिक्यूल्स चाहिए, अणुओं की संख्या चाहिए, हम दौड़ कर भागेंगे मोल के पास, सारे का मोल निकाल लो, अणुओं की संख्या आपको आराम से पता लग जाएगा यहाँ पर। तो 8 ग्राम CH4 है, तो इस 8 में हम लोग CH4 का जो मोलर मास है उससे भाग लगाएंगे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था मोलर मास 16, तो 1/2 मोल, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, 4.4 ग्राम है, CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0, यानी कि 1/10 मोल, ये 1/10 मोल है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, यह है C12H22O11, ये है सुक्रोज, इसका जो द्रव्यमान है वो है 34.2, इसका मोलर मास 342 ग्राम होगा। ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लूकोज का होता है 180, सुक्रोज का होता है 342, तो यहाँ से ये भी 1/10 मोल है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, ये है 2 ग्राम हाइड्रोजन H2 का जो मोलर मास है वो 2 है, तो ये है 1 मोल। अब बता दो किस में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। यहाँ आधा मोल है, यहाँ 1/10 मोल है, यहाँ 1/10 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो 1 मोल के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक यौगिक है जिसका सूत्र है X3Y, तत्वों X और Y की संयोजकता क्रमशः होगी, यानी कि वैलेंसी होगी Y1, यही है। मैंने आपसे क्या कहा, जिसके नीचे जो संख्या दिख रही है एक्चुअल में वो उसकी वैलेंसी नहीं है, उसके बगल वाले की है। X के नीचे 3 है मतलब ये Y की वैलेंसी है, Y के नीचे 1 है मतलब ये X की वैलेंसी है। तो यहाँ पर देख लो X और Y की वैलेंसी, X की वैलेंसी 1, Y की वैलेंसी 3, ये हमारा आंसर। यदि R सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी है और T उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल है, निम्न में से कौन केपलर के तीसरे नियम को सही निरूपित करता है। केपलर ने 3 नियम दिए थे, उसमें से इनमें से बताना है कौन तीसरे नियम को सही निरूपित करता है। देखो केपलर ने कहा था कि ये सन है, सन के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है, इसके बीच की दूरी R है। एक बार जो ये चक्कर लगा रहा है ऐसे जो एक बार ये घूम रहा है, इसमें समय लगा T। तो केपलर का कहना था कि जो R³ है वो सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T² के। ये केपलर का थर्ड लॉ है, केपलर का ये थर्ड लॉ है। इसी को आप बोल सकते हो R³ / T² कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दिया है, मैं क्या करता हूँ इन सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आप पढ़ पाओ, ठीक है। ये केपलर का थर्ड लॉ है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, R³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। इसी
थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके, इसी केपलर के तीसरे नियम का इस्तेमाल करके न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी। यानी न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था इसी थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके। केपलर ने ये तो कह दिया कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो है चक्कर लगा रहा है, तो इनके बीच की जो दूरी है और घूमने का जो समय काल है उनके बीच में ये रिलेशन है। लेकिन केपलर ने ये नहीं बताया कि आखिर ये ग्रह घूम ही क्यों रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा ही क्यों रहा है, किस कारण से लगा रहा है। यही चीज़ न्यूटन ने पता लगाया कि इनके बीच में लगता है आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ग्रह घूमता है सूर्य के चारों तरफ। ये न्यूटन ने पता लगाया। जब एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 19.6 मीटर की दूरी तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ये ज़मीन है, ज़मीन से गेंद को फेंका गया, ज़मीन से गेंद को फेंका गया, जो गेंद है यहाँ पर पहुँच गई। कितने हाइट तक पहुँची? 19.6 मीटर के हाइट तक पहुँची। मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद जो वेग है ये 0 हो चुका होगा। हमसे बोला है कि किस वेग से फेंका गया, यही आपको बताना है। तो देखो फॉर्मूला है v² = u² + 2s। यह है गति का तीसरा समीकरण। यहाँ पर आप देखो आपके पास v 0 है, u तो आपको चाहिए, s बराबर यहाँ पर h है जो कि है 19.6। अब जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हम a बराबर -g डालते हैं, यानी a बराबर हमारा यहाँ पर -g है। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ पर v² = 2s² - 2gh। ये तो 0 हो चुका है, तो यहाँ से हमारा जो u² है ये है 2gh के, यानी कि u = √2gh। यहाँ से g का मान 9.8 इंटू में h है 19.6, तो यहाँ पर 19.6 इंटू 19.6, चलो जोड़े में मिल चुका है हमें। तो यहाँ से हम सीधा स्क्वायर रूट हटा देंगे 19.6 लिख करके। ये मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड। अब सवाल वही है, लेकिन इसमें समय पूछा है हमें कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद v0, a बराबर यहाँ पर -g है, h बराबर यहाँ पर 19.6 है, और t हमसे पूछा है कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब इसके लिए ना पहले आपको v² = u² + 2as ये फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ से u ढूंढना होगा जो हम लोग ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं पिछले सवाल में, 19.6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से v = u + at, ये गति का पहला समीकरण है। यहाँ पर v है 0, u 19.6 है, a का मान यहाँ पर -9.8 हमें लेना है, t हमें चाहिए, तो यहाँ से t हमारा निकल करके आएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8 यानी कि 2 सेकेंड। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से u निकालना होगा। जब u निकल जाएगा तो हम गति का जो पहला समीकरण है उसका इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से टाइम निकालेंगे। तो ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पर सेट नंबर 15। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 16 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सच में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।